बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उस रब्बे बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ हा दरूद व सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया, उसमें हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। उसके 4 फंक्शंस हमने आइडेंटिफाई किए, जो कि थे एक्वायरिंग पीपल, ट्रेनिंग पीपल, अप्रेजिंग पीपल और कॉम्पनसेटिंग पीपल। कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट पर्सन ढूंढते हैं। जो लोग हमारे पास हैं उन्हें हम ट्रेन करते हैं, काम सिखाते हैं। हम उन्हें कॉन्टीन्यूसली इवेल्युएट करते रहते हैं कि वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, और कॉम्पनसेट करते रहते हैं, फैसिलिटेट करते रहते हैं ताकि वो हमारे लिए काम करते रहें, मोटिवेशन लेवल उनका कायम रहे। इन चारों फंक्शन में से हम लोगों ने एक्वायरिंग पीपल या रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का फंक्शन स्टार्ट किया। हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट पर्सन की सिलेक्शन। सबसे पहले हम एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए। उसके लिहाज से हम रिक्रूटमेंट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और फाइनली सिलेक्शन करते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग में कितने लोग चाहिए, उसके लिए हमने क्वांटिटी एनालिसिस किया, और क्वांटिटी एनालिसिस को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया कि या ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेंड एनालिसिस कर सकती हैं, या रेशो एनालिसिस, या एक्सपर्ट एनालिसिस। और उसके साथ किस किस्म के लोग चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस उनमें चाहिए, उसके लिए हमने जॉब एनालिसिस पढ़ा क्या होता है। जॉब एनालिसिस हमने उसकी डिटेल्स पढ़ी कि जॉब की ड्यूटीज़ की लिस्ट बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं हमने पढ़ा। जॉब डिस्क्रिप्शन के कंटेंट्स कौन से होते हैं हमने पढ़े। अब ये सारा काम करने के बाद जो दूसरा स्टेप है एक्वायरिंग पीपल में, रिक्रूटमेंट वाला, आज से हम इसको बाकायदा स्टार्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट क्या होती है? सबसे पहली चीज़ कि जब हमने प्लान कर लिया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 2 लोगों की ज़रूरत है, और उन 2 लोगों की क्वालिफ़िकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन हो, 2 इयर्स एक्सपीरियंस हो, और अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता हो उनको। अब ये जब हमने रिक्वायरमेंट डिटरमिन कर ली है ना, तो अब हमने सूटेबल कैंडिडेट्स ढूंढने हैं। ये कैंडिडेट्स ढूंढने का प्रोसेस कहलाएगा रिक्रूटमेंट। उन कैंडिडेट्स में से हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, और जिनको हम फाइनली सूटेबल समझते हुए रख लेंगे वो होगी सिलेक्शन। यहाँ से हमारे जहन में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का फ़र्क भी पता चल गया। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ये दोनों लफ्ज़ साइमल्टेनियसली, ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल होते हैं। कि ऑर्गेनाइजेशन कहती है हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहती है सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कहती है हायरिंग चल रही है। तो ये लफ्ज़ ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग द कैंडिडेट्स। हम लोग रिक्रूटमेंट को डिफाइन ही इस तरह से कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट a pool of suitable candidates for the organization who can be attracted towards the organization to fill vacant job positions. अब ये vacant job position, खाली जगह क्या है? अभी मैंने आपको मिसाल में बताया कि 2 सीटें खाली हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ये vacant job position है। उन vacant job positions को fill करने के लिए कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, उनका एक पूल इकट्ठा करना, पूल मीन्स ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, ये कहलाएगा रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट जितनी अच्छी होगी उतनी ही सिलेक्शन बेहतर होगी। क्यों?
क्योंकि इन्हीं कैंडिडेट्स में से हमने फाइनली सेलेक्ट करने हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट एफर्ट्स इफ़ेक्टिव हों, हमारी रिक्रूटमेंट एफर्ट्स जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हों, कारगर हों। अब ये रिक्रूटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस क्या है? कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं जो हमें बताते हैं कि रिक्रूटमेंट इफ़ेक्टिव हुई या नहीं हुई। लेकिन रिक्रूटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को हम क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली मेजर करते हैं। मसलन 2 सीटें खाली हैं, अखबार में ऐड दी तो एप्लीकेशन ही 3 आई। ये है क्वांटिटी ऑफ कैंडिडेट्स। अगर क्वांटिटी ऑफ कैंडिडेट्स कम है, इसका मतलब हमारी रिक्रूटमेंट में कहीं गलती रह गई, हमने इश्यूज़ का ख्याल नहीं रखा। चलो फ़र्ज़ करो कि 2 सीटें खाली थी, हमने अखबार में ऐड दी, एप्लीकेशंस 50+ आ गई, लेकिन उन 50+ एप्लीकेशंस में से सिर्फ 4-5 लोग ऐसे थे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहे थे। जैसे हमने लिखा था, ग्रेजुएट हो, 2 साल के एक्सपीरियंस हो, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर आता हो, लेकिन उसमें से मेजॉरिटी को नहीं आता है। इट मीन्स कि क्वांटिटी वाइज तो एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं कर रहे। तो रिक्रूटमेंट हमारी इफेक्टिव कंसीडर होगी। रिक्रूटमेंट्स इफेक्टिवनेस इज इफ वी हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैंडिडेट्स हु आर ऑल्सो क्वालिफाइड, हु आर ऑल्सो फुलफिलिंग द मिनिमम जॉब क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट करते हुए हमने कुछ बातों का ख्याल रखना है ताकि जो कैंडिडेट्स हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं वो लोग क्वांटिटी वाइज भी ज़्यादा हों, मींस लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हों, और क्वालिफाई भी करते हों। क्वालिटी हो मतलब उनकी एलिजिबिलिटी भी हो, हमारा मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करते हों। अब वो कौन से इश्यूज़ हैं जिनका हमने ख्याल रखना है, आपके सामने मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट, कि जब भी हम लोगों ने रिक्रूटमेंट करनी है तो ख्याल रखना है इस बात का कि सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली हों। स्ट्रेटजी को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले कि ये हमारा लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान है जिसको हम स्वॉट एनालिसिस के बाद बनाते हैं ताकि हम कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकें। अब जब हमने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है, जैसे फ़र्ज़ करो स्ट्रेटजी बनाई है एक्सपेंशन, कि हमारा गुजरावाला में भी ऑपरेशंस हों, हमारे लाहौर में भी ऑपरेशंस हों, हमारे सियालकोट में भी, फैसलाबाद में भी, इन सब एरियाज़ में ऑपरेशंस हो। मींस वी वांट टू एक्सपेंड इन मोर देन 1 सिटीज़। लेकिन जब हम ऐड देते हैं तो सिर्फ लाहौर के अखबार में दे देते हैं। अब हमारी स्ट्रेटजी तो कुछ और हो गई, लेकिन रिक्रूटमेंट एफर्ट्स कुछ और शो कर रही हैं। इट मीन्स देयर इज़ नो मैच बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट का मतलब है कि all the recruitment efforts must be in accordance with the overall strategy of the organization। जितना ज़्यादा रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजिक होगी उतना ही इफ़ेक्टिव भी कंसीडर होगी। दूसरी चीज़ जिसका हम लोगों ने ख्याल रखना है इसमें वो है प्री स्क्रीनिंग। प्री स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग, आपने इसका नाम सुना हुआ है अपने पास। एक मैं आपको आसान सी मिसाल दी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कि 2 सीटें हैं, 50 एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब देखो 50 एप्लीकेशन से हम लोगों ने स्क्रीनिंग अगर इनकी करना शुरू करें तो स्क्रीनिंग में टेस्ट भी आते हैं, इंटरव्यू भी आते हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी आती हैं। 50 लोगों से टेस्ट लेंगे, टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी। 50 लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी आएगी। 50 लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी आएगी। तो हम स्क्रीनिंग से पहले कुछ उनकी एनालिसिस करते हैं जो कहलाते हैं प्री स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग से पहले हम उन एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं कि इन 50 में से कौन से ऐसे हैं जो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, कौन से ऐसे हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। वो जो हमने 50 की लिस्ट पढ़ने के बाद, उनकी एप्लीकेशंस, उनके सीवी देखने के बाद 30 एप्लीकेशंस अलग कर ली। ये हमने कंप्लीट लिस्ट को शॉर्ट कर लिया है ताकि हमारा टाइम और कॉस्ट बचे। ये कहलाती है प्री स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग। 50 लोगों ने अप्लाई किया था, 30 को कॉल कर लिया। कौन से 30? जो उन सब क्राइटेरिया में मैक्सिमम पे आ रहे थे। ये कहलाता है कि हमने अपना टाइम और कॉस्ट बचा लिया जो स्क्रीनिंग पे लग जाना था। तो अगर हम प्री स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग कर लेंगे
तो रिक्रूटमेंट ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, रिक्रूटमेंट वुड बी मोर इफ़ेक्टिव। तीसरी चीज़, हमने रिक्रूटमेंट मेथड ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल हो जिनको हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। रिक्रूटमेंट मेथड्स कौन से हैं, हम थोड़ी देर तक इसके सोर्सेज या मेथड्स डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आपने ये याद रखना है, फ़र्ज़ करो हमें से कोई पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करना चाहता है, उसका प्रोसेस बहुत लेंथी है। वेबसाइट पे जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बैंक में जाओ, ड्राफ्ट जमा करवाओ, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो, अटेस्ट करवाओ, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ लगवाओ, इस्लामाबाद में उनके एड्रेस पे भेजो, 3 से 4 दिन लग जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपल उनकी वेबसाइट पे जाओ, कैरियर्स पे क्लिक करो, एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसी टाइम फिल करो, सबमिट करो, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया। एक मेथड ऐसा है कि वो लेंथी भी है, कॉस्टली भी है। दूसरा मेथड ऐसा है कि वो इतना आसान है कि एवरीबडी कैन अप्लाई। तो अगर आप लोग भी चाह रहे हो कि आपकी रिक्रूटमेंट इफ़ेक्टिव हो, ज़्यादा लोग अप्लाई करें, क्वालिफाइड लोग अप्लाई करें, तो आप मेथड इतना सूटेबल, आसान नहीं, मुनासिब, सूटेबल सेलेक्ट करो जिसकी वजह से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। चौथी चीज़, नॉन रिक्रूटमेंट इश्यूज़। अब बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली रिक्रूटमेंट से तो नहीं है, लेकिन वो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट ज़रूर करते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करो एक कंपनी ने आपको संडे को इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया कि सुबह 9 बजे इंटरव्यू के लिए आ जाइएगा। आप इंटरव्यू देने के लिए सुबह उठ के तैयार होकर बाहर निकलते हैं तो पता चलता है इतवार है, सुबह कन्वेंस ही कोई नहीं चल रही। खैर किसी ना किसी तरह, किसी सोर्स से, किसी ऑटो से, किसी कैब से आप वहाँ पहुँच जाते हैं। जब फैक्ट्री के गेट पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ फैक्ट्री में उन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया हुआ गेट पे चौकीदार को कि आज इंटरव्यूज़ हैं। वो आपको गेट पे खड़ा रखता है, अंदर पूछता है, 15-20 मिनट आपके ज़ाया करता है, फिर आप अंदर जाते हैं तो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। जहाँ जाके बैठते हैं वहाँ बैठने के बाद पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, आपको कोई गाइड नहीं कर रहा। आप वापस आके सबको बताएंगे कि यार इस कंपनी में ना जाना, बहुत बड़ा अजीब बिहेव करते हैं। हालांकि हुआ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन उसका रिक्रूटमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पानी का इंतज़ाम ना होना उसका रिक्रूटमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, गेट पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ना होना उसका रिक्रूटमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इन सब इश्यूज़ की वजह से उस कंपनी का इमेज नेगेटिव हो गया, और जब उसका इमेज नेगेटिव हो गया तो आपके वर्ड ऑफ माउथ से दूसरों को ये जा रहा है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसमें अप्लाई ना करना। यही अगर वो कंपनी एक दिन के लिए कन्वेंस चला देती, गेट पे इंस्ट्रक्शंस दे देती, सिटिंग का अरेंजमेंट कर देती, वहाँ पे पानी का कूलर रखवा देती, बैठने का अरेंजमेंट अच्छा हो जाता, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होती सबको, तो आपके जहन में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता। आप आगे दोस्तों को बताते कि यार मेरी जॉब हो या ना हो, कंपनी अच्छी है, अप्लाई ज़रूर करना। उनका अपना पूल ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज़ होता है। तो ये सारे के सारे इश्यूज़ कहलाते हैं नॉन रिक्रूटमेंट इश्यूज़, कि इनका भी ख्याल रखेंगे तो अल्टीमेटली फ़र्क रिक्रूटमेंट पे पड़ेगा। और नेक्स्ट, एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़, इसमें 2-3 बातें आती हैं, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, फेवरेटिज्म में इन्वॉल्व नहीं होना, और इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट हो सबके लिए। अगर आप कैंडिडेट्स को इक्वली फेयरली ट्रीट करते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, फेवरेटिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते, यू आर बीइंग एथिकल। एक मैंने भी आपको मिसाल दी कि एप्लीकेशंस की प्री स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, आप देखते हो 50 एप्लीकेशन से कौन पढ़े, 20 उठा के वैसे ही डस्टबिन में फेंक देते हो। आपने बगैर देखे 20 डस्टबिन में फेंक दिए कि शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए। शॉर्ट लिस्टिंग तो हो गई है लेकिन अनएथिकल हुई है। तो हमने किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना जो कि अनएथिकल हो, जो इन 3 प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो, कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो फेवरेटिज्म एंड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। और आखिरी बात जिसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है वो है लीगल इश्यूज़, लीगल कंसिडरेशंस। पाकिस्तान में बतौर ख़ास लेबर लॉज हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, जो इस चीज़ को डील करती हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ ऑर्गेनाइजेशंस कैसे ट्रीट करती हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस है, फैक्ट्रीज एक्ट है, पेंशन फंड एक्ट है, ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट है, कॉम्पनसेशन एक्ट है। 16-17 के करीब पाकिस्तान में ऐसे लॉज हैं जो ख़ास तौर पे इस बारे में है कि हाउ यू ट्रीट द ह्यूमन बीइंग्स। तो रिक्रूटमेंट करते हुए या रिक्रूटमेंट के बाद भी हमने किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना विच इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, ताकि हम किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। अगर हम इन 5-6 बातों का ख्याल रखेंगे ना,
तो हमारी रिक्रूटमेंट एफर्ट्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, ज़्यादा बेहतर होंगी। अब यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया मेथड या सोर्स रिक्रूटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर होता है, क्योंकि इस सोर्स से हमें कैंडिडेट्स मिलने हैं। क्योंकि हमने जब कैंडिडेट्स ढूंढने शुरू करने हैं तो हमारे जहन में एग्जैक्ट आइडिया हो कि कहाँ से बंदा मिलेगा। मसलन मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करो हमारे सीनियर कोई मैनेजर रिटायर होते हैं, कोई सीनियर मैनेजर रिटायर होते हैं तो कंपनी की पहली कोशिश ये होती है कि जो जूनियर मैनेजर्स हैं उनमें से कोई उस पोस्ट पे अपॉइंट हो जाए। अब कंपनी बाहर से बंदा नहीं ढूंढ रही, कहाँ से ढूंढ रही है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कंपनी को ज़रूरत है सेल्स फोर्स में कुछ मज़ीद एडिशन की, कि हम मज़ीद कुछ सेल्समैन रखें अपने पास। अखबार में ऐड देते हैं कि जितने लोग शहर में सेल्समैन बनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो अप्लाई कर दें। अब कंपनी बंदा ढूंढ रही है किसी खाली पोस्ट के लिए, लेकिन कहाँ से ढूंढ रही है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास सोर्सेज से मुराद है सप्लाई ऑफ कैंडिडेट्स। तो सोर्सेज या सप्लाई ऑफ कैंडिडेट्स को हम एक्सप्लेन ही ऐसे करते हैं कि वेरियस चैनल्स दैट मे बी यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू अट्रैक्ट द सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल वेकेंट जॉब पोजीशंस। कि ये वो सारे के सारे चैनल्स हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना चाह रही होती है। अब इन सोर्सेज को हम लोग दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। वो सोर्सेज हैं कौन से, वो उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन उन सोर्सेज को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अगर तो हम अपनी कंपनी में से किसी बंदे को प्रेफरेंस देते हैं तो ये कहलाएगा इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट, और अगर हम बाहर से बंदा ढूंढते हैं तो वो कहलाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट्स। ये डिफरेंट सोर्सेज हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब इसमें सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स। इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन के तौर पे आपने नोट रखना है कि फाइंडिंग और अट्रैक्टिंग द सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म और फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल्स हु हैव ऑलरेडी वर्कड फॉर द फर्म इन नियर पास्ट। कि पहले से जो लोग हमारे पास काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी को किसी खाली वेकेंट पोजीशन के लिए कंसीडर करना कहलाएगा इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स इसके कौन कौन से हैं उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं इसके। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्सेज को प्रेफर क्यों करती हैं? पहली वजह कि वो लोग पहले से हमारे पास काम कर चुके हैं तो हमें उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता है। पहली रीज़न कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी नोज अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द इंटरनल कैंडिडेट्स। दूसरी वजह, द कैंडिडेट्स नो अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो भी तो पहले से हमारे पास काम कर रहे हैं, उनको कंपनी के बारे में पहले से पता है। तीसरी चीज़, इट रिड्यूसेस द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बाहर से बंदा रखेंगे, उसको ओरिएंटेशन भी देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी, जबकि हमारा बंदा है जिसको हम किसी पोस्ट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, उसको ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। और चौथी चीज़, अगर कोई पोस्ट खाली हुई है उसके लिए हम अपने ही बंदे को वहाँ अपॉइंट कर देते हैं सीनियर पोस्ट के लिए, उस बंदे का मोटिवेशन लेवल, उसका कमिटमेंट लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये 3-4 इसके बड़े फ़ायदे हैं जिस वजह से हम इंटरनल सोर्सेज को प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। अब ये इंटरनल सोर्सेज जो हैं ये असल में 3 तरह के हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीक़ों से इंटरनल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर सकती है। आपके सामने लिस्ट डाउन हुए हुए, हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास लिखा हुआ है जॉब पोस्टिंग, दूसरा लिखा हुआ है रीहायरिंग और तीसरा लिखा हुआ है सक्सेशन प्लानिंग। अब यहाँ जॉब पोस्टिंग से मुराद है कि नोटिस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर देना कि हमारे पास एक जॉब अवेलेबल है, पोस्ट कर देना। जिस तरह हम फेसबुक पे पोस्ट लगा देते हैं, आपको कोई बात कन्वे करनी होती है, नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे जॉब पोस्टिंग को हम एक्सप्लेन ही ऐसे करते हैं, द प्रोसीजर, द टेंडेंसी टू डिस्प्ले द ओपनिंग ऑफ अ जॉब एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
यूजिंग एनी कन्वीनियंट मेथड। अब ये जो लिखा है ना ये जो बोला है मैंने कि एनी कन्वीनियंट मेथड, इससे क्या मुराद है? हम इसकी एग्जांपल्स में लिख सकते हैं पेस्टिंग अ जॉब ऑन द नोटिस बोर्ड। हम इसकी मिसाल में लिख सकते हैं पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड है कि वेबसाइट पे लगा दो, बंदा चाहिए। हम इसमें लिख सकते हैं सेंडिंग एन ईमेल, कि हम सब एम्प्लॉयज़ को ईमेल सेंड कर देंगे हमारे पास एक पोजीशन वेकेंट है। हम इसमें लिख सकते हैं यूजिंग सोशल मीडिया टू कन्वे द पोस्ट। हम इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और वर्बल कम्युनिकेशंस, कि हमारी अगर क्लास में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे की ज़रूरत है तो मैं आके क्लास में अनाउंस कर दूं कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसके लिए अप्लाई कर दे। ये सारे के सारे तरीके कहलाएंगे जॉब पोस्टिंग। पोस्टिंग अ जॉब यूजिंग एनी कन्वीनियंट मेथड। वो मेथड नोटिस बोर्ड हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, ईमेल हो सकती है, ऑफिस मेमोज हो सकते हैं, सोशल मीडिया या वर्ड ऑफ माउथ। दूसरा तरीका जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है इंटरनल सोर्सेज को, अपने कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, वो है रीहायरिंग। रीहायरिंग, इसकी पहले डेफिनेशन, इसका सिंपल सा मतलब है द प्रोसीजर वेयर एन एम्प्लॉय इज रीसेलेक्टेड फॉर अ वेकेंट पोस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के साथ टर्म्स एंड सर्विस खत्म हो गई हैं, उसके बाद हम उसको नई टर्म्स में दोबारा रख लेते हैं। टर्म्स सर्विस खत्म होने का क्या मतलब है? रिटायर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। ये सारी की सारी कंडीशन ये है कि उसकी टर्म्स ऑफ सर्विस विद द फर्म हैव एक्सपायर्ड। उसके बाद भी हम उसको दोबारा रख लेते हैं। अब इसमें और जॉब पोस्टिंग में फ़र्क क्या है कि जॉब पोस्टिंग में पहले पोस्ट किया, बंदा अप्लाई करता है, प्रोसेस के थ्रू दोबारा रखते हैं। री सिलेक्शन, री हायरिंग में ये नहीं करते। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है नया कॉन्ट्रैक्ट दे के रख लेते हैं। ना ऐड दी, ना उसने टेस्ट दिया, ना इंटरव्यू दिया, ना एप्लीकेशन दी। अब ये जो री हायरिंग है, इसकी एग्जांपल्स में 3 मेजर एग्जांपल हम लिख सकते हैं। पहली, रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इट्स एक्सपायरी, कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे था, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, हमने उसको रिन्यू कर दिया। हम इसकी दूसरी एग्जांपल लिख सकते हैं असाइनिंग न्यू प्रोजेक्ट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस प्रोजेक्ट। एक बंदे को हमने एक प्रोजेक्ट के लिए ही हायर किया था, उसका वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, हम उस बंदे को नए प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लेते हैं। और इसकी तीसरी मेजर इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकती है री अपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। एट द एज ऑफ 60 समवन हैज़ रिटायर्ड, उसकी टर्म्स ऑफ सर्विस ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हम उसको मज़ीद 2 साल के लिए रख लेते हैं कि बंदा काम का है। ये जो हमने उसकी री अपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट की है, ये कहलाएगा री हायरिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स जो इंटरनल सोर्स है वो है सक्सेशन प्लानिंग। यहाँ सक्सेशन से मुराद है विरासत, जानशीनी। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ख़ास तौर पे की पोस्ट्स होती हैं ना, जिसके ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर डिपेंड करती है, कंपनीज उसके लिए कॉन्टीन्यूसली सक्सेशन प्लान करती हैं कि एक बंदा रिटायर होने जा रहा है तो पहले से उसका जानशीन तैयार हो। इसकी एक आसान सी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर किसी रेस्टोरेंट में शेफ़ कुक बहुत अच्छा है और हमें ऐसा ऐसा लगता है कि इज़ रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, उसके अब ऐसा ऐसा बूढ़ा होता जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा सफाई नहीं रही उसके काम में, तो हम उस शेफ़ के तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ एक जूनियर शेफ़ को अटैच कर देते हैं कि ये वाले शेफ़ से काम सीखो, ताकि जब ये शेफ़ रिटायरमेंट की एज को पहुँचे तो हमारे पास नया शेफ़ तैयार हो। ये पहले से फोरकास्ट करना कि फ्यूचर में कौन सी पोजीशन खाली हो सकती है, उसके लिए अभी से किसी बंदे को अपॉइंट करना, और जब फ्यूचर में वो पोजीशन खाली हो जाए तो वो बंदा उसकी जगह ले सके, ये कहलाता है सक्सेशन प्लानिंग। और ये सक्सेशन प्लानिंग के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला, आइडेंटिफाई करते हैं फ्यूचर में कौन सी पोजीशन खाली होने वाली है, आइडेंटिफाइंग द फ्यूचर ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। दूसरा, उस ह्यूमन रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए किसी बंदे को सेलेक्ट करते हैं कि दिस पर्सन शुड बी डेवलप्ड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। और तीसरा, जब वो पोजीशन वेकेंट होती है तो उस डेवलप्ड पर्सन को हम उस जगह पे अपॉइंट कर देते हैं कि अपॉइंटिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी ट्रेन्ड थ्रू सक्सेशन प्लानिंग। अब ये 3 तरीके ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं इंटरनली किसी पोस्ट को खाली करने, किसी खाली पोस्ट को फिल करने के लिए। दूसरा जो हमारे पास सोर्स है एक्सटर्नल सोर्सेज, उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी के जहन में कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकता है।
All the best for you all.